नमस्कार दोस्तों, ये दोबारा आप सबको ये लर्न लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। ये अब मैंने वेबसाइट भी लॉन्च किया जो ऊपर दिया हुआ है www.harilogisticsacademy.com। उसमें भी ये वीडियो के अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको यूज़ हो सकता है। और ये जो भी आपका सजेशन और कमेंट्स इसके बारे में आपको देना है, आप मेरे को जो ईमेल आईडी दी है harilogistics2020@gmail.com में भेज सकते हैं। अभी हम वीडियो में आगे चलेंगे। अब हम वर्तमान दुनिया में आते हैं। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों में वर्तमान लॉजिस्टिक्स प्रबंधन को अधिक कुशल और समर्थ तरीके से प्रौद्योगिकी की सहायता से किया जाता है। मैं कुछ बातों पर विस्तार से नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं वर्तमान में रसद की जटिलता को समझाने के लिए आप पर ही सवाल डालूंगा। वर्तमान महामारी की स्थिति ने सभी सरकार, उद्योग और लाभों को बहुत कठिनाई में डाल दिया है। इस संदर्भ में मैं निम्नलिखित प्रश्न रखना चाहूँगा जीने के लिए आप स्वयं उत्तर पर सकते हैं और लॉजिस्टिक्स की जटिलता के अधीन कदे हो सकते हैं। इतना बड़े कोरोना पॉजिटिविटी के मामलों को पूरा करने के लिए अस्पताल बेड कैसे उपलब्ध और सुजत की जाता है। कोरोना में होने वाले संदेह को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण के साथ बड़ी संख्या में परीक्षण केंद्र कैसे उपलब्ध करी गया। कुछ अन्य देशों के द्वारा बिना किसी सार्वजनिक विरोध के लॉकडाउन योजना को कैसे क्रियान्वित किया गया है। कैसे मेडिसिन की साथ भारत 200 से अधिक देशों का समर्थन करने में सक्षम था। कोई नियमित उड़ान नहीं है उस समय। इससे दुनिया के सबसे हिस्सों तक पहुंचाना है। ऐसे समय पर पहुंचाने के लिए भारत ने एयर और शिप द्वारा अन्य देशों के लोगों की योजना कैसे
बनाई और स्थानांतरित के हमने पूरा भारत देश से प्रवासी श्रमिकों को अपने राज्यों में कैसे स्थानांतरित किया था। बशर्ते पानी और गाड़ी प्रदा कारण, क्योंकि कोई भी दुकान उस समय खुला नहीं था। प्राथमिक खर्चों की पहचान करके चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन को कैसे शिथिल किया गया, ये आपके सामने मैं रखना चाहता था। और अभी जो आपत्ति श्रृंखला प्रबंधन और वर्तमान दुनिया में कैसे अभी स्थिति है, वो सिर्फ पिक्चर के द्वारा माध्यम यहाँ पे आपको दिखाया, क्योंकि एक कोरोना जो आया था, कोरोना का फोटो और कोरोना के लिए जो सफाई कैसे किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग जो बोलते थे वो कैसे हम करते थे, उसका गया। और भारत ने दमन की रणनीति अपनाई। संयुक्त राज्य अमेरिका और सिंगापुर से जैसे देशों के विपरीत जो अब तक ज्यादातर समान रणनीति पर भरोसा करते हैं, भारत ने महामारी की शुरुआत से दृढ़ता से जवाब दिया है। ये 22 मार्च को भारत सरकार ने एक दिन स्वैच्छिक सार्वजनिक कर्फ्यू घोषित किया और एक अभिनव पहल जो सभी को घर पर रहने के अनुरोध करती है। हालांकि और दिन भर बढ़ती संख्या को महसूस करते हुए 24 मार्च को भारत सरकार ने 3 सप्ताह के लिए पूरे देश में तालाबंदी की घोषणा की है। या किसी भी देश द्वारा कोविड-19 के खिलाफ लड़ी में अब तक का पहला सबसे बड़ा आंदोलन प्रतिबद्धता इस दमन रणनीति का उद्देश्य स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर बोझ को कम करने के लिए प्रजनन संख्या मतलब 0 और 1 से कम लाना और कोविड महामारी वर्ग को समतल कराना है। राज्य एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की मदद से निम्नलिखित उपायों को पूरे देश में सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है।
किराना का सामान, फार्मेसियों का और मतलब मेडिकल, शिक्षा सहायता जैसे आपात स्थितियों को चौदा कर घर से आदेश पर रहें। पर्यटक स्थलों, धार्मिक स्थलों, सिनेमा हॉल, मॉल और सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बंद करना। स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद करना। सभी क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सम्मेलन, खेल समारोह, सामूहिक समारोह को रद्द करना। रोगसूचक रोगियों के लिए सिर्फ रिपोर्टिंग पोर्टल बनाना। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जो बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है, ने भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सक्रिय और सहायता कार्य के लिए सराहा है। साथ ही उन्हीं अंतर्राष्ट्रीय द्वीपोन्मुखीकरण ने अनौपचारिक और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, छोटे छोटे लोगों पर तालाबंदी के प्रभाव पर अपनी चिंता दिखाई है। पैमाने पर उद्योग में और विक्रेताओं और किसानों यह पिक्चर के माध्यम हम दिखा रहे हैं अप्रत्यक्ष श्रवण का लॉकडाउन के बारे में। अब देखेंगे तो पहले वाला, जहाँ पहले पुलिस लाया गया जो लॉकडाउन करके लोगों को घर पे बैठने के लिए बोला गया, क्योंकि ये नया था हमारा दुनिया में, हमारा भारत में आज तक ऐसे कोई जो लोगों को घर पे बैठने के लिए सिर्फ कोई वार के समय पे बोलते हैं, नहीं तो अभी ये जो मारामारी के समय ये पहले बार इतना बड़ा ये हुआ लॉकडाउन। और आप देख सकते हैं जो रास्ता सब बंद कर गया, जो कोई गाड़ी अलाउ नहीं था चलने के लिए, जो रास्ता सब खाली पड़ा। और लॉकडाउन और यानी हस्तक्षेपों के लिए रोड मैप बनाया गया। भारत ने कोविड-19 महामारी समूह की दिशा में अपने उत्कृष्ट प्रयासों के लिए विश्व मूल्यांकन प्राप्त किया है। हालांकि भारत की चल रही कोविड-19 लड़ाई की एक सतत प्रक्रिया है और इस महामारी पर किसी भी तरह की पकड़ लाहो को भारतीयों के लिए घातक साबित हो सकती है, खासकर उन लोगों के लिए जो गरीबी रेखा से नीचे है। भारत के लिए प्रमुख चिंताएं हैं मामलों की
निरंतर बढ़ती दर, तेजी से घटती समय, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या के 20% लोगों की आजीविका बना रखना, अचानक गैर जिम्मेदार समूह की सभा या धार्मिक आयोजन सरकार के प्रयास को कमजोर कर रहे हैं। और हॉटस्पॉट जो बोलते हैं, ये हॉटस्पॉट्स की बढ़ती संख्या सामुदायिक प्रसारण के संकेत, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए अपने संस्थानों का अधिकतम उपयोग करना की बात आने पर भारत सरकार को कसर नहीं छोड़ रही है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय भारत द्वारा आरोग्य सेतु नाम से एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो शुरू किया गया ताकि नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी खतरों, लक्षणों, सर्वोत्तम प्रथाओं और प्रासंगिक सिफारिशों को समझाने में मदद मिल सके। दोबारा पिक्चर का माध्यम हम देख सकते हैं, यह महामारी का कैसे हमने मुकाबला किया। और इसमें देखेंगे तो हमारे पास उस समय वो जो यूनिफॉर्म है लोगों को देना, हॉस्पिटल वालों को, कर्मचारी को, मतलब ये उनके लिए बड़े कम समय पे और इतना ज़्यादा जितना ज़्यादा बना सकते हैं उसके लिए इंतज़ाम किया गया। सो उसी के एक पहले फोटो दिखा रहे हैं। और ये मेडिकल कर्मचारियों को, अस्वस्थ कर्मचारियों को उनको ले जाने के लिए स्पेशल बसेस जो इंतज़ाम किया और सफाई का जो काम किया, उसी का फोटो के माध्यम आपको हम दिखा रहे हैं। कैसे भारत ने वैश्विक महामारी का जवाब दिया है। पहले है, हमने कई अन्य देशों के तुलना में कम मृत्यु दर और उच्च वसूली दर के साथ तुलनात्मक रूप से बेहतर प्रदर्शन किया है। इसे लोगों की सुरक्षा और उन्हें बचाने के लिए शुरुआती कदमों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। सरकार ने अस्पतालों, आपातकालीन कमरों, उपकरण और
आपूर्ति के प्रवर्तन और परीक्षण, देखभाल पेशेवरों के विकास के लिए, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र के लिए, सार्वजनिक संसाधनों को प्रसारित किया है। महामारी से उत्पन्न आंतरिक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक अग्रगामी आर्थिक दृष्टियों का सराहना की है। लगभग 20 लाख करोड़ रुपया से प्रोत्साहन पैकेज का उद्देश्य दोनों अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और हमारे कमजोर वर्गों को एक सामाजिक सुरक्षा सुध प्रदान करना है। आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि 5 स्तंभों पर खड़ी होगी। अर्थव्यवस्था बुनियादी ढांचा, हमारी प्रणाली, जनसंख्या की और मांग, कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उद्यान, बिजली वितरण, सामाजिक अवसंरचना, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा सहित क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को एक बड़ा धक्का दिया गया है। सरकार पहले से एक प्रतिबंधित क्षेत्रों को अधिक से अधिक निजी भागीदारी के लिए खोल रही है। महामारी से निपटाने और आर्थिक सुधार सुनिश्चित करने के लिए सकल जुड़ाव और सहयोग महत्वपूर्ण है। समन्वित प्रतिक्रिया विकसित करने के लिए पीएम ने विश्व के नेताओं को उलझाने का बीड़ा उठाया। भारत ने दुनिया को एक परिवार के रूप में दिखाना की शिक्षा ने देने का प्रयास किया। वासुदेव कुटुंबम जो हम बोलते हैं ने 150 से अधिक देशों के साथ दवाएं साझा करा के अपने पड़ोसी देशों का साथ एक साझा प्रतिक्रिया रणनीति बनानी और इसी चाहने वाले देशों को विशिष्ट सहायता प्रदान किया। जबकि हमारी
अपनी जनसंख्या की रक्षा करना है। मैं सक्रिय रूप से भारत को एक वैकल्पिक विनिर्माण और नवाचार गांठवी के रूप में बढ़ावा देना में लगा हुआ है। ऐसे सबक हैं जो हम सभी संदर्भों और डोमेन में सीख रहे हैं, चाहे कूटनीति में हो या अर्थव्यवस्था में, चाहे नीति निर्धारण में हो या समाज में। यह हमारे सिस्टम जो हमारे संकल्प और हमारे देश को मजबूत बनाने का काम करेगा। क्योंकि हम अपनी वर्तमान चुनौतियों को हमारे सामने रखते हैं। अभी इसमें हम पिक्चर के माध्यम जो सरकार ने एक वंदे भारत और समुद्र सेतु अभियान चलाया था, उसके बारे में देखते हैं। अभी ये पिक्चर में दिखाया एक वंदे भारत मिशन जो है, ये विदेशी में जो हमारा भारत के नागरिक जो रहते थे उनको लेके आने के लिए विमान से जो किया गया था, उसी को वंदे भारत मिशन बोलते हैं। और समुद्र सेतु इसके कहते हैं, जो नेवल का शिप के माध्यम लेकर आया था। इसके बारे में अभी देखते हैं। यह आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, वंदे भारत और समुद्र सेतु। समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन एम्पावर IAS बोलते हैं। भारत ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्र के प्रयासों से के तहत समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन शुरू किया है। ऑपरेशन के बारे में भारतीय नौसेना ने विदेशों से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए देश के प्रयासों के एक भाग के रूप में समुद्र सेतु ऑपरेशन शुरू किया है। ये ऑपरेशन के नाम का अर्थ है समुद्री पुल। ऑपरेशन के तहत ताकत और भारतीय नागरिक की निकासी शुरू करने के लिए INS जलश्वा और मगर ने मालदीव में माली को बंदरगाह के लिए प्रस्थान किया। मालदीव में भारतीय मिशन उन भारतीय नागरिकों के सूची तैयार करा है जिन्हें भारतीय नौसेना के जहाज़ों द्वारा
निकला जाएगा। जलपोतन को उतारने से पहले चिकित्सा जांच से गुजराना होगा। भारत खाड़ी देशों युग की उस और अनि से अपने पास और नागरिक को वापस ला गया। वंदे भारत मिशन ये 1990 में कड़ी युद्ध के बाद वंदे भारत मिशन देश का सबसे बड़ा निकासी अभियान होगा। 5वें चरण तक वंदे भारत मिशन ने कुल मिलाकर 2000 से अधिक उड़ान यात्राएं देखी है। एक बार पूरा हो जाने के बाद यहाँ कुवैत से 1,70,000 लोगों को 1990 एयरलिफ्ट के बाद से अब तक का सबसे बड़ा निकासी ऑपरेशन हो सकता है। लगभग विदेश से 200 लोग रोजाना भारत वापस आएंगे। यार इंडिया ने कड़ी युद्ध में एक सराहनीय काम किया। विमान ने बड़ी संख्या में लोगों को आसानी से यारालपित किया। इसलिए यार दिया इंडिया का नाम सीमित समय में एक देश से अधिकतम लोगों को निकालने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मौजूद है। सितंबर से शुरू होने वाले वंदे भारत मिशन का चरण 6 के अंदर वंदे भारत मिशन के चरण 5 पर बोलता हूँ विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि चरण का समापन 31 अगस्त को होगा। इंडिया आणि अपडेटेड जो 27 अगस्त को हुआ, ये एनडीटीवी का न्यूज़ था। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण विदेश में 500 भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन का चरण 6 1 सितंबर से शुरू होगा। वंदे भारत मिशन का चरण 5 पर बोलते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा है कि चरण का समापन 31 अगस्त को होगा। श्री श्रीवास्तव ने साप्ताहिक वर्चुअल ब्रीफिंग पे कहा, वंदे भारत मिशन के चरण 6 की शुरुआत 1 सितंबर को विदेश में हमारी मिशनों
द्वारा मांगे के आकलन के आधार पर की जाती है। एयर इंडिया समूह और निजी वाहक द्वारा उड़ानों को फिर से शेड्यूल किया गया। उन्होंने आगे कहा, वंदे भारत मिशन का चरण 5 के दौरान जो 31 अगस्त को समाप्त हो जाएगा, भारत के 23 हवाई अड्डों तक पहुंचने वाले लगभग 22 देशों से 900 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों संचालित की गई है और 12 लाख से अधिक 500 भारतीयों को विभिन्न तरीकों से वापस ला गया है। यह 24 अगस्त तक का मिशन था। उन्होंने कहा, अगले चरण में बबल व्यवस्था जारी रहेगी। भारत ने अब तक अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, यूएई, कतार और मालदीव से 7 हवाई बल्बल की व्यवस्था की है। ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, बहरीन, इजराइल, केन्या, फिलीपींस, रूस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और थाईलैंड की साथ बातचीत चल रही है। अब 55 नौसेना ने समुद्र सेतु का समापन किया और 55 दिनों में 3,900 भारतीयों ने प्रत्यावर्तन किया। बुधवार को नौसेना ने कहा है, ऑपरेशन समुद्र सेतु, जिसे 5 मई को नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने के राष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था, का सफलतापूर्वक समापन किया गया। नौसेना ने एक बयान में कहा है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म 2 आइनिस जलाशय और लैंडिंग शिप तैनिक आनिस ने अरावत, शर्दुल और मागर ने 55 दिनों से अधिक समय तक चले इस अभियान में भाग लिया। खाली करा गए भारतीयों को कोच्चि, तूतुकुड़ी और पोरबंदर में पहुंचा गया। इन्होंने कहा, भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती जहाज़ों पर निकासी अभियान के
दौरान संक्रमण के प्रकोप से बचने के लिए थी। करोड़ों रुपयों की योजना बनाई गई और जहाज़ों के परिचालन वातावरण के लिए अद्वितीय शिक्षा सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किया गया था। ये कहा गया ऑपरेशन के लिए सबसे उपयुक्त नौसेना जहाज़ों का उपयोग करने के लिए ऑपरेशन समुद्र सेतु का इस्तेमाल किया गया, जो कोविड-19 संबंधित समझौतों के मानदंडों, शिक्षा व्यवस्था और वाहन क्षमता के लिए अनुमति देता है। नौसेना ने कहा कि ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया गया जहाज़ों को विशेष रूप से प्रबंधन किया गया और बीमार कड़ी या क्लिनिक विशेष रूप से कोविड-19 संबंधित उपकरणों और सुविधाओं से लैस थी। महिला अधिकारियों और सैनिक नर्सिंग स्टाफ को भी महिला यात्रियों के लिए तैयार किया गया। इन जहाज़ों पर समुद्री मार्ग के दौरान सभी निकासी के लिए बुनियादी सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की गई। आइरिश जल सेवा सोनिया जैकब पर यात्रा करने वाली उम्मीद की मातों में से एक अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस पर कोच्चि पहुंचना के कुछ घंटे के बाद एक बच्चे को जन्म दिया, नौसेना ने कहा। नौसेना इससे पहले 2006 बेरूट में ऑपरेशन सुकून और 2015 में ऑपरेशन रगत, जो यमन से के इसी के रूप में इसी तरह के निकासी अभियान चलाए हैं। जुलाई 8, 2020 को जो पेपर में आया था। अभी इसमें भी दोबारा आप पिक्चर का माध्यम देख सकते हैं। जैसे प्रवासी श्रमिक को लेके हम वापस उनका राज्य पे लेके गए थे। उनका एक सैंपल है जो ट्रेन के लिए बैठने के लिए जा रहे हैं और जो ट्रेन में बैठे हुए हैं। एक जनता द्वारा स्वैच्छिक कर्फ्यू 22 मार्च के लिए घोषित किया गया था। पंडित की गंभीर और जनता के लिए जनता कर्फ्यू सरकार के
सहयोग का एहसास करने पर 24 मार्च को 3 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया गया। भारत में प्रविष्यों पर लॉकडाउन का प्रभाव। लॉकडाउन ने प्रविष्यों को बुरी तरह प्रभावित किया गया, जिनमें से कई उद्योग को बंद करने के कारण अपनी नौकरी को चुके हैं और अपने मूल स्थानों के बाहर फंसे हैं, जो वापस प्रभात करना चाहते थे। जब दूसरे और तीसरे चरण में लॉकडाउन जारी रहा तो प्रवासी श्रमिकों को उनके ग्रह छोड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं और आमदनी नहीं थी, उन्होंने अपने घरेलू श्रमों में काम कराना छोड़ दिया। तुरंत सरकार भारतीय रेलवे के सहयोग से इस उद्देश्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन नामक तरह सेवा की घोषणा की। 85% किराया रेलवे द्वारा वहन की रेबल द्वारा वहन किया जाएगा और 15% संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा। जैसे ट्रेन की उत्पत्ति होगी, मूल और गृह राज्य दोनों से स्वीकृतिकरणों को संचालित करने के लिए रेलवे को प्रवासी देयता प्रदान करना चाहिए। पूरी तरह से 85 लाख से अधिक प्रवासी श्रमिक गाड़ियों के पूरी माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से अपने गृह राज्यों में चलाए गए थे। इसके अलावा 1000 से अधिक बसों को विभिन्न स्थानों से प्रवासियों को उनके घर राज्यों में ले गए हैं। रेलवे और संबंधित सरकार द्वारा गाड़ी और पेयजल की व्यवस्था की गई थी। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे ने भारत में विकास के प्रवचन में व्यापक बहस को जन्म दिया है। इस मुद्दे पर ध्यान देना दिलचस्प है क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार प्रदेश के उच्चतम बहिर्वा के लिए जिम्मेदार है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और राजस्थान प्रवासियों का अन्य महत्वपूर्ण स्रोत राज्य में है, जो मुख्य रूप से निर्माण
कारखाना, घरेलू काम, कपड़ा, अन्य बातों, परिवहन और कृषि में कार्यरत हैं। इसी के अलावा राजस्थान में एक बड़ी प्रवासी आबादी है जो पर्यटन, विनिर्माण और कानून, उद्योग और कृषि पर आजीविका के लिए निर्भर कराती है। श्रमिकों को एक राशन कार्ड से लाभ होगा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड से लाभ होगा जो राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की समस्या को संबोधित कराता है। इस कदम से लगभग 670 मिलियन लोगों को लाभ होगा और मार्च 21 तक पूरा हो जाना चाहिए ये काम। प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर तेजी से और प्रभावी प्रतिक्रिया तैयार करने के लिए इसे की संपूर्णता पर विचार करने की आवश्यकता है। कई प्रवासियों के लिए घर पर रहना कोई विकल्प नहीं है। हमें अस्तित्व के लिए एक कार्यक्रम और विकास और सृजनात्मक परिवर्तन के लिए एक मध्यम अवधि के तैयार करना चाहिए। यहाँ एक लंबा आदेश है और प्रवासी मजदूरों का पुनर्वास में राष्ट्रीय कानूनी नियामक और संस्थागत चिंताओं की समीक्षा की आवश्यकता है। वर्तमान में प्रवासियों ने काम करना शुरू कर दिया है। लगभग 40 से 50% तक जो वापस आ चुके हैं काम में। आंशिक आजीविका मजदूरी के नुकसान और चांतन के बढ़ाते माहौल को देखते हुए वित्तीय प्रणाली और कौशल श्रमिकों के लचीलापन को मजबूत करना आवश्यक है। एक चीनी आंदोलन, आप लोगों को मालूम है, ये चीनी ने जो LIC के बाजू में आ गया था मई में, उसी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं क्योंकि वो भी लॉजिस्टिक्स का संबंध है उसका भी, इसलिए वो भी हम एक बार देख लेते हैं। एक और उदाहरण जहां हम सरकार द्वारा संचालित जटिलता का समझाने में के लिए प्रश्न रख सकते हैं। क्या सीमावर्ती क्षेत्रों में चीनी आक्रमण है? एक ही समय में सीमा के
विभिन्न क्षेत्रों में पर चीनी आक्रमण की योजना कैसे बनाई गई, वे अचानक कैसे अपने सैनिकों को सीमावर्ती इलाकों में ले गए, भारत ने कैसे क्या मुकाबला किया और इसने इस अवसर का उपयोग अन्य देशों द्वारा चीन को अलग थलग करने और युद्ध के मामले में समर्थन जुटाने में किया। भारत ने देश के विभिन्न हिस्सों से सीमा के पास इतना कम समय पे सैनिकों, विमानों, हेलीकॉप्टरों और अन्य शस्त्रों और हथियारों को कैसे स्थानांतरित किया। चीन ने अपने पूर्ववत आंदोलन की स्थिति से कैसे पीछे हट गया। उपरोक्त प्रश्न वर्तमान लॉजिस्टिक्स चुनौतियों संगत प्रबंधन को समझाने के लिए ही आपके सामने रखे गए हैं। इस चाइनीज आंदोलन के द्वारा शहीद बहादुरों को हमारा सलाम। भारत इस समय की एक साथ भयावह संबंध कैसे प्रबंधित कर सकता है। भारत के लिए चीन युक्त नीति शुरू करना आसान नहीं होगा। 5 और 6 मई के बाद से गलवान घाटी में घातक जदाब और दोनों पक्षों के बाद के बयानों सहित आगे पानी की स्थिति है। पिछले 2 महीनों में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रों के विपरीत अक्षय चीन और सैनिक तत्परता में पीला का निर्माण अभूतपूर्व रहा है। भारत ने भी पहले से कहीं अधिक तेजी से चीनी नंबरों का मुकाबला करने के लिए तुरंत अपनी सेना तैनात की है। हालांकि भारतीय सुरक्षा नियोजक चाइनीज सैनिक जोतवा के अंतिम खेल को समझ नहीं पे है। दुनिया पर ने भारतीय और सारा कई बहुत उत्सुकता और चिंता की साथ स्थिति को देख रही है। ये पीपुल्स लिबरेशन आर्मी जो बोलते हैं PLA करके सैनिक का आर्मी, उनके साथ लद्दाख के पेंगोंग त्सो और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पर अभी भी आगे की स्थिति में है और एक वादा की गई डी एस्केलेशन की कोई संकेत नहीं दिखता है। नरेंद्र मोदी सरकार घर चलाने के लिए
आर्थिक मोर्चे पर चीन के साथ आगे की कार्रवाई पर विचार कर रही है। ये संदेश कि भारत का अर्थ व्यापार है, जबकि चीन चाहता है कि भारत एक के बाद एक आधार पर राजनयिक संबंधों को सामने करे। मोदी सरकार का तरदा से मानना है कि लद्दाख क्षेत्र में यथास्थिति के काम कुछ भी सैन्य लागत के साथ अस्वीकार्य है। आक्रामक होने के बावजूद पीएलए का मानना है कि उसका सैनिक लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा की अपनी धारणा के भीतर अच्छी तरह से है। इस प्रकार या भारतीय सेना का पड़ों पर अस्वीकार्य मांग करते हैं। गागरा हॉट स्प्रिंग और पांगोंग त्सो झील की 4 अंगुलियों की हरे रंग की चोटी की शीर्ष पर स्थित है। अधिकारियों के अनुसार भारतीय सेना को लद्दाख में 1557 किलोमीटर एलसी की साथ आगे के पड़ों पर बने रहना के लिए कहा गया है। चीन को भुगतान करें। जबकि भारत ने पहले से ही चीन को दंडित करने के लिए कुछ उपाय किया है। कुछ चीनी उत्पादन पर अधिक टैरिफ लगाने, सरकारी अनुबंध और निवेदन में चीनी कंपनियों की भागीदारी को प्रबंधित करना और 108 अभी तो उसका ज़्यादा और बढ़ गया 239 के करीब चीनी एप्लीकेशंस पर प्रतिबंध लगाना का या देश के लिए पड़ोसी की लगात में वृद्धि करना का समय है। हालांकि यहाँ सरकार और उद्योग द्वारा उचित परिश्रम के बाद ये किया जाना सही, क्योंकि दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा चीन के पक्ष में भारी है। इसी के अलावा भारतीय उद्योग विशेष रूप से फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो चीन से आयात पर बहुत अधिक निर्भर हैं। इसलिए विकल्प के लिए व्यवस्था की बिना चीन के साथ व्यापार लिंक रखना एक अच्छा विचार नहीं होगा। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लंबा समय में
हमारी अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव ना पड़े। 1918-19 में कॉमन दर्शन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के अनुसार जबकि चीन से भारत का आयात $70 बिलियन था और निर्यात $17 मिलियन था। व्यापार के घाटे से पता चलता है कि कैसे भारत चीन के लिए एक बड़ा बाजार है। भारत को अपनी आयात को टोकरी में विविधता लाने और यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि इस समस्या से निपटने के लिए एक मेक इन इंडिया दृष्टिकोण है। बाहरी चाइनीज आयात क्षेत्र जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार तत्काल ध्यान में आनी चाहिए। दोस्तों, जो मेरा हिंदी बोलने में थोड़ा दिक्कत है, इसलिए थोड़ा आपको कोई बुरा लगे तो माफ़ कर देना, कोई गलत भी हुआ तो माफ़ कर देना, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ। धन्यवाद। आपकी टिप्पणियों का स्वागत है। आशा है आप करेंगे, इसके लाभ मिलेगा। हम और अधिक के लिए तत्पर है। भविष्य में अंतर क्रिया और अभी अगले इसमें मिलेंगे। आपके सजेशन और कमेंट्स हो तो आप जो मेरे ईमेल आईडी है lasticari2020@gmail.com में आप भेज सकते हैं। और इसके अलावा हमारा वेबसाइट है www.arilogisticsacademy.com। और उसके अलावा अभी हमने लॉन्च किया ये मोबाइल फ़ोन का एप्लीकेशन भी हमने लॉन्च किया। उसका है HLA करके, प्ले स्टोर में आपको मिलता है। उसके माध्यम भी आप ये सब को देख सकते हैं। और हमारा वेबसाइट और एप्लीकेशन में सिर्फ वीडियो के अलावा बाकी और भी बहुत कुछ चीज़ है जो आपको लाभ हो सकता है। धन्यवाद।